हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं हमारा स्थापना सीरीज का दिस इज द लेक्चर नंबर 3 वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, राइट। एंड इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है बायोफ्यूल्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एडुटैप के हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के इस चैनल के ऊपर हम लोग आपके लिए ईच मॉर्निंग, हर सुबह मॉर्निंग में 10 AM हम आपके लिए लेकर आते हैं ये स्थापना वीडियो, जहां पर हम हिमाचल प्रदेश प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए स्टैटिक सब्जेक्ट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। एंड वी हैव मेड अ शेड्यूल फॉर दिस, एंड एवरी मॉर्निंग 10 AM यू विल बी गेटिंग वीडियोस फॉर जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो आज सैटरडे के दिन morning 10 AM is the day dedicated to the subject of environment and we are going to discuss the topic of biofuels. Biofuels के टॉपिक को हम ब्रीफली यहाँ पर रिवाइज करेंगे, इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रिवाइज करेंगे और इसके बाद कुछ MCQs को सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ बायोफ्यूल्स, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एडुटैप कि इस YouTube चैनल को अगर आप पसंद कर रहे हैं और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए और जो भी कंटेंट हमारे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, अगर वो आपको फायदा कर रहा है, आपकी प्रिपरेशन को फायदा कर रहा है, तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो आप जितना भी हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है, चाहे वो हमारी सेशंस की PDFs हो या फिर हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल होंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। सो विदाउट एनी डिले हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर दिस एडुटैप यूट्यूब चैनल एज वेल एज जॉइन द टेलीग्राम चैनल, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बायोफ्यूल्स की। बायोफ्यूल्स का मतलब क्या है? तो एनी हाइड्रोकार्बन फ्यूल दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिक मैटर लिविंग और वंस लिविंग मटेरियल इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कंसिडर्ड अ बायोफ्यूल। तो बायोफ्यूल को अगर मैं बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करूं तो इसका मतलब होगा कि किसी भी ऑर्गेनिक मैटर से, ऑर्गेनिक मैटर यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ कोई भी जो मैटर हो, उससे डिराइव करके उससे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं किसी भी तरीके का हाइड्रोकार्बन फ्यूल, ऐसा फ्यूल जो कि कार्बन और हाइड्रोजन का मोस्टली बना हो, राइट। तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये ऑर्गेनिक मैटर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव किया जा सकता है या ऐसे किसी ऑर्गेनिज्म से भी इसको डिराइव कर सकते हैं जो ऑलरेडी डेड है। तो यहां पर हम फॉसिल फ्यूल्स भी इंक्लूड कर सकते थे, राइट। सो हमने क्या बोला है कि बायोफ्यूल्स की डेफिनेशन है कि किसी भी तरीके का हाइड्रोकार्बन फ्यूल हो जो ऑर्गेनिक मैटर से प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इट शुड बी डन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कुछ ही दिनों या कुछ ही हफ्तों के टाइम पीरियड के अंदर अगर हम ऑर्गेनिक मैटर को फ्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो बायोफ्यूल बनेगा। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स, हमें पता है कि फॉसिल फ्यूल्स को प्रोड्यूस करने में इट टेक्स अबाउट मिलियंस ऑफ ईयर्स, राइट। सो दैट इज वाई वी डू नॉट कंसिडर फॉसिल फ्यूल्स टू बी अ बायोफ्यूल। तो आपको ये इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो समझ में आना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर से ही हमारे फॉसिल फ्यूल भी बनते हैं और ऑर्गेनिक मैटर से ही बायोफ्यूल भी बनता है, लेकिन बायोफ्यूल जो है वो ऑर्गेनिक मैटर को यूज करके बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स इट टेक्स अबाउट मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर प्रोड्यूसिंग अ लिटिल अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इसके बाद बायोफ्यूल्स को हम लोग किस ऑर्गेनिक मैटर को यूज करके डेवलप करेंगे? हम अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिक मैटर यूज कर सकते हैं बायोफ्यूल को डेवलप करने के लिए। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जिसमें शुगर की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ज्यादा हो, या स्टार्च की मात्रा बहुत ज्यादा हो, या ऑयल्स यानी फैट की मात्रा बहुत ज्यादा हो, तो हम उसको किसी अलग अलग केमिकल प्रोसेस के थ्रू बायोफ्यूल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे हम देख सकते हैं कि शुगर में हाई क्रॉप्स जैसे शुगर केन, शुगर बीट, स्वीट सोरगम या स्वीट पोटैटो की जो हमारी क्रॉप्स होती है, इनमें शुगर कंटेंट बहुत हाई होता है। इनको हम लोग फर्मेंट करके जो है बायोफ्यूल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन स्टार्च रिच जो हमारी क्रॉप्स हैं, मेज, tapioca, potatoes, we can also use that for producing biofuels. Next, fat rich products जैसे सोयाबीन, रेप सीड, कोकोनट, सनफ्लावर और हमारे जो दूसरे ऑयल सीड्स हैं उनको भी हम यूज करके बायोफ्यूल्स बना सकते हैं। तो बायोफ्यूल्स किस रॉ मटेरियल से बनेंगे? तो आपको ध्यान रखना है ऑर्गेनिक मैटर, बहुत सारे अलग अलग तरीके के फूड क्रॉप्स, उनको यूज करके हम बायोफ्यूल बनाएंगे। फूड क्रॉप्स के अलावा कैश क्रॉप्स, क्योंकि फूड क्रॉप्स में हमें पता है कि शुगर केन है, कॉटन है, ये सारी हमारी फूड क्रॉप्स में आ जाएगा। सॉरी, शुगर केन है, राइस है, मेज है, ये सब हमारा फूड क्रॉप्स है। कैश क्रॉप की बात करें तो यहाँ पर हमारा सनफ्लावर, कोकोनट, कॉटन, ये सब हमारा कैश क्रॉप्स में आता है। इसके साथ ही हम एल्गी को भी यूज कर सकते हैं। एल्गी इज ऑल्सो अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोसिंथेसिस करता है और उसका खुद का बायोटिक मास होता है। इसको यूज करके भी हम लोग बायोफ्यूल बना सकते हैं। तो बहुत ही वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को यूज करके बायोफ्यूल की प्रोडक्शन हो सकती है। बायोफ्यूल सॉलिड,
लिक्विड या गैसियस किसी भी स्टेट में हो सकते हैं। सॉलिड अगर स्टेट की बात करें तो वुड भी एक तरीके का बायोफ्यूल है, वुड भी एक ऑर्गेनिक मैटर है जिसको बर्न करके हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं। ड्राइड प्लांट मटेरियल मैन्योर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ बायोफ्यूल। लिक्विड बायोफ्यूल में हमारा बायो इथेनॉल और बायोडीजल सबसे पॉपुलर हैं, और बायोगैस विच इज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये हमारा गैसियस बायोफ्यूल है। तो बायोफ्यूल यानी किसी भी बायोटिक मैटर से, ऑर्गेनिक मैटर से हम फ्यूल बनाते हैं, वो बायोफ्यूल बनेगा, ठीक है। अलग अलग तरीके के बायोफ्यूल्स बेस्ड ऑन द प्रोसेस जिससे उनकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, हम उनको अलग नाम देते हैं। जैसे अगर हम बात करें पेट्रोलियम फ्यूल्स, पेट्रोलियम फ्यूल्स यानी फॉसिल फ्यूल से जो हम पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, उससे अगर उनके रिप्लेसमेंट की बात करें तो हम इथेनॉल यूज करते हैं। इथेनॉल की प्रोडक्शन होती है शुगर या स्टार्च वाली क्रॉप्स, यानी कि जैसे हम शुगर केन की बात करें, मेज की बात करें, स्वीट सोरगम की बात करें, जत्रोफा की बात करें, इन क्रॉप्स को हम फर्मेंट करके इथेनॉल बना सकते हैं, राइट। इथेनॉल वही एक प्रोडक्ट है जो हमारी कई सारी लिकर बेवरेजेस के अंदर भी यूज होता है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी पोटेंट फॉसिल फ्यूल, सॉरी वेरी पोटेंट बायोफ्यूल। मिथेनॉल की बात करते हैं, मिथेनॉल इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर एंड स्टार्च क्रॉप्स। सिमिलरली बायोडीजल विच इज मेड फ्रॉम एस्टरिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स यानी जो हमारे डालडा होता है, एनिमल फैट और वेजिटेबल फैट, इनको यूज करके भी हम बायोडीजल की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। बायोगैस ये हमारा मिथेन गैस है मोस्टली। मिथेन गैस के अलावा इसमें थोड़ी बहुत क्वांटिटी में एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जैसी गैसेस भी होती हैं, बट मोस्टली इट इज मिथेन गैस विच इज मेड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास। देन नेक्स्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हम डिराइव कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर से। कुछ केमिकल रिएक्शंस को यूज करके वी कैन सेपरेट आउट हाइड्रोजन फ्रॉम ऑल दिस कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स, और उस हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करके वाटर प्रोड्यूस करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। देन डीएमई प्रोड्यूस फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ मिथेनॉल, डिहाइड्रेटेड मिथेनॉल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मिथेनॉल जिसको यूज कर सकते हैं हम पेट्रोल एंड डीजल इंजन के अंदर। नेक्स्ट कम्स ब्यूटानॉल। ब्यूटानॉल इज अ काइंड ऑफ अ वेरी हैवी ड्यूटी फ्यूल जो डीजल को सप्रेस करने के लिए, डीजल को रिप्लेस करने के लिए काम आ सकता है। एंड नेक्स्ट is HVO, biodiesel, BTL and algae fuel. Algae fuel is made by the algae, the aquatic organism, aquatic photosynthetic organism, जो कि हम वाटर बॉडीज के ऊपर भी उसको रियर कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और उससे बायोफ्यूल बना सकते हैं। सो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल्स आपको एक बार पता होनी चाहिए, इनके टर्म्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, और इसके बाद आपको जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स पता होना चाहिए। यूजुअली हम अलग बायोफ्यूल्स को 4 जनरेशन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे बेसिक जो बायोफ्यूल है वो हमारा जनरेशन 1 बायोफ्यूल होता है, और जनरेशन 2, 3 एंड 4, these 3 biofuel categories are together known as advanced biofuels. सो जनरेशन 1 का जो हमारा बायोफ्यूल है इसको हम बेसिक बायोफ्यूल बोलते हैं, एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम फूड क्रॉप्स, उन क्रॉप्स को यूज करके जो हम फूड की तरह भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो ह्यूमन राइस को, शुगर केन को, पोटैटो को, सोरगम को, दूसरी पल्सेस को हम लोग यूज करते हैं एज अवर फूड क्रॉप, राइट। उनको यूज करके वी कैन मेक biofuel which is known as generation 1 biofuel. We can use crops like wheat, sugarcane, soyabean, rice, etc. Biochemical methods like fermentation or hydrolysis, they are employed to convert them to biofuel. So this is also important. Prelims exam में हमें वो chemical reactions के नाम भी पूछे जा सकते हैं जिनको यूज करके biofuel की production होती है, and there we have to remember the process of fermentation. Fermentation is the process which is used to form alcohol, right. Fermentation is the process where we use some organic material and we ferment it to produce alcohol or ethanol, and this ethanol in very small amounts we use in our beverages, but if used properly it can also be used as a biofuel. ये बहुत अच्छे पेट्रोल से भी ज्यादा अच्छा इसका जो ऑक्टेन नंबर है वो हमें मदद करेगा अपने सभी फ्यूल्स को रिप्लेस करने में, राइट। तो इथेनॉल फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनता है। सिमिलरली हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस है जिससे हम बायोडीजल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। देन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिबेट है फूड वर्सेस फ्यूल, जिसकी बात मैं आगे भी करूंगा आपके साथ, कि अगर हम इन सभी फूड क्रॉप्स को यूज करके बायोफ्यूल बनाने लग जाएंगे तो कल को ऐसा ना हो कि हमें अपने फूड सिक्योरिटी के लिए भी खतरा पड़ जाए। बिकॉज अगर मार्केट के अंदर बायोफ्यूल और इथेनॉल की डिमांड बढ़ती है तो उसके बाद जितने भी फार्मर्स हैं उनका जो अप्रोच है वो क्या होगा, दैट ऑल द फूड क्रॉप्स दैट दे आर ग्रोइंग, वो उस फूड क्रॉप को फूड मार्केट में भेजने की बजाय बायोफ्यूल में कन्वर्ट करना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा प्रॉफिट देगा। और ऐसे में हो सकता है कि इंडिया में ऑलरेडी फूड की काफी कमी है, काफी लोग जो है वो मैल न्यूट्रिशन और हंगर से अफेक्टेड हैं। ये प्रॉब्लम और इस हंगर के इशू को और सिवियर बना सकती है। सो इस डिबेट की बात हम आगे भी करेंगे। बात है फिर सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल की। सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल में हम नॉन फूड क्रॉप्स को यूज करते हैं। सो नाउ द फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट इज नॉट देयर। तो अगर हम ऐसे किसी प्लांट को या क्रॉप को यूज करें जो हमारे खाने के काम नहीं आ सकती, तो
तो इसका मतलब हमें फूड क्रॉप्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा, राइट। हियर वी कैन यूज लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास सच एज वुड, agricultural residue, organic waste, forestry waste, etc. And biochemical and thermochemical methods they can be used to form a biofuel out of this particular organic matter. ठीक है, तो इसके अंदर हम जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं वो है बायोमास टू लिक्विड कॉन्सेप्ट। बायोमास इज ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, हमारे किचन से निकल सकता है, हॉस्पिटल से निकल सकता है, वो हमारे फार्म्स में से निकल सकता है। तो ये सारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है इसको हम यूज करके लिक्विड फॉर्म का बायोफ्यूल बनाते हैं, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल। यहां पे इंपॉर्टेंट डिफरेंस बस आपको ये ध्यान रखना है कि नॉन फूड क्रॉप्स यूज होंगी, यानी ऐसी चीजें यूज होंगी जो हमारे खाने के काम नहीं आ सकती। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल की बात करें तो यहां पर हम एल्गी को यूज कर रहे हैं और दूसरे माइक्रोब्स को यूज कर रहे हैं। एल्गी एंड माइक्रोब्स को अगर यूज करते हैं तो इट इज मोस्ट इको फ्रेंडली, क्योंकि यहां पर किसी भी तरीके के ऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक वेस्ट की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही हमें लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। वी ऑल नो कि लैंड के ऊपर हमें फूड क्रॉप्स को ग्रो करना पड़ेगा, लैंड के ऊपर हमें सिटीज और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, लैंड की बहुत कमी है स्पेशली इंडिया जैसे देश में। तो यहां पर हमें कल्टीवेबल लैंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम वाटर बॉडीज के अंदर एल्गी को और माइक्रोब्स को ग्रो कर सकते हैं और फिर उनसे बायोफ्यूल बनवा सकते हैं। एंड दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग फीड स्टॉक अमंग ऑल अदर सोर्सेज, क्योंकि आप किसी भी क्रॉप की बात करो, किसी भी प्लांट की बात करो, ग्रो करने में उसको कुछ समय लगता है। एंड हमारे फॉसिल फ्यूल की डिमांड को देखते हुए हमें पता है कि बायोफ्यूल्स की डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है फ्यूचर में। इन बाय 2050 इंडिया विल बी वन ऑफ द हाईएस्ट कंज्यूमर्स ऑफ बायोफ्यूल्स। हमें पूरे अपने 100 करोड़ से ज्यादा आबादी को बायोफ्यूल देना पड़ेगा, तो इतनी जमीन हमारे पास नहीं है और हमें ऐसा कोई रॉ मटेरियल चाहिए जो बहुत तेजी से ग्रो होता हो और वो एल्गी ही कर सकता है। ठीक है, इसके बाद जनरेशन फोर्थ बायोफ्यूल, मोस्ट एडवांस काइंड ऑफ बायोफ्यूल, यहां पर हम जनरेशन 3 बायोफ्यूल का ही एक्सटेंशन कर रहे हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ऐसे प्लांट्स, एल्गी या माइक्रोब्स बनाएंगे जो कि ज्यादा फास्ट तरीके से फोटोसिंथेसिस करते हो और ज्यादा फास्ट तरीके से वो बायोफ्यूल प्रोडक्शन में हमारी मदद करें, राइट। हाई यील्ड देन हाई लिपिड कंटेनिंग एल्गी हो, सो दैट वी कैन मेक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जो हम डिजाइन ही इस तरीके से करेंगे कि उनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का कंटेंट बहुत ज्यादा हो और उनको यूज करके हम बेटर क्वालिटी का बायोफ्यूल बना सके। ठीक है, तो नेचुरल ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई करके अपनी जरूरत के हिसाब से स्पेशली बायोफ्यूल मैन्युफैक्चर करने के लायक हम उन्हें बना देंगे। दीज आर दी 4 जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स। इंडिया में अगर हम अभी बात करें तो जनरेशन 1 बायोफ्यूल्स इंडिया में अभी भी बनते हैं, हम इनको यूज भी करने लग रहे हैं और जनरेशन 2 बायोफ्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। और इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले एक एक करके ब्रीफली एडवांटेजेस और चैलेंजेस फॉर बायोफ्यूल्स, इसको भी एक बार रीड कर लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज क्या है? अबंडेंट रॉ मटेरियल है, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल नेशन, सो ऑब्वियसली वी हैव अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। हम जब भी रबी या खरीफ क्रॉप्स की सीजनिंग करते हैं, उनकी हार्वेस्टिंग करते हैं, तो बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर हमारा बच जाता है, स्टबल बर्निंग हमें करनी पड़ती है, बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट हमारा होता है, तो इस वेस्ट को और स्टबल को हम यूज कर सकते हैं टू मेक अवर बायोफ्यूल्स। सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड्स और वहां से जितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आता है, अभी भी हम देखते हैं कि फार्मर्स को उसका प्राइस अच्छा नहीं मिल पाता है, बट दैट प्राइस विल बी गुड अगर वो फार्मर्स अपना क्रॉप ऐसी जगह बेचेंगे जिससे बायोफ्यूल बन सके। ठीक है, तो अबंडेंट रॉ मटेरियल है इंडिया के अंदर। ठीक है, इसके बाद पॉल्यूशन कम होगा, सबसे बड़ा फायदा इंडिया को ये हो सकता है दोस्तों। नॉर्थ इंडियन सिटीज, वी नो दैट सिटीज फ्रॉम अमृतसर टिल पटना, all the cities in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh and West Bengal, they are highly polluted, and one of the very major cause of this pollution is vehicular emission, राइट। द एमिशन जो कि हमारी गाड़ियों से, हमारे ट्रक, बस, कार, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल से निकल रहा है, और अगर हम बायोफ्यूल यूज करते हैं, पेट्रोल और डीजल को वहां से हटाते हैं, तो वेहिकुलर एमिशन में काफी ज्यादा कमी आएगी और नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स जो निकल रहे थे, नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड्स, दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हार्मफुल पोल्यूटेंट्स कमिंग फ्रॉम दी पेट्रोल डीजल, तो इनकी मात्रा में बहुत ज्यादा कमी आएगी। ज्यादा एमिशन जो होंगे वो CO2 के और वाटर के होंगे। ठीक है, तो पॉल्यूशन में काफी ज्यादा कमी आएगी, स्मॉग में कमी आएगी। हम देखते हैं दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जो स्मॉग होता है, वो स्मॉग में हमें कमी देखने को मिलेगी, और जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जिन लोगों को है, उन लोगों को भी काफी ज्यादा फायदा होगा अगर हवा थोड़ी ज्यादा साफ हो जाती है। इसके बाद कार्बन न्यूट्रलिटी है, क्योंकि बायोफ्यूल्स में हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग प्लांट्स टू मेक फ्यूल। ठीक है, अब ये जो प्लांट्स हैं, ऑब्वियसली दीज प्लांट्स आर गेटिंग CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और CO2 को एटमॉस्फेयर से निकाल करके ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। उसी प्लांट्स को जब हम बायोफ्यूल में कन्वर्ट करेंगे और उस फ्यूल को जब हम बर्न करेंगे, तो यही CO2 दोबारा एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएगी। सो देयर विल बी नो एक्स्ट्रा एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। जितना कार्बन हमने एटमॉस्फेयर से निकाला फोटोसिंथेसिस करके, उसी को हम बायोफ्यूल बन करके दोबारा एटमॉस्फेयर में डाल देंगे, तो ये कार्बन न्यूट्रलिटी रहेगी। हियर इज द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्योंकि जब हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं,
fossil fuel are carbon which was out of the atmosphere for billions and millions of years. मिलियंस ईयर से, दसों लाखों साल से ये सारा जो कार्बन है वो जमीन के नीचे दबा हुआ था, वो एटमॉस्फेयर का पार्ट नहीं था, लेकिन हमने उसको जमीन से निकाल के एटमॉस्फेयर में डाला है, जिससे कार्बन की मात्रा बढ़ी है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. बट इफ वी डू यूज ऑफ बायोफ्यूल्स देन कार्बन न्यूट्रलिटी रहेगी. जो कार्बन हम एटमॉस्फेयर से निकाल रहे हैं उसी को यूज कर रहे हैं दोबारा फ्यूल की तरह. सो एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो नहीं होगा और ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी. इसके बाद बात करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी की. इंडिया हैज टू इंपोर्ट लॉट ऑफ ऑयल, lot of petroleum from Middle Eastern countries, from Iran, from USA, from China, from all these different countries we are importing crude oil. ये crude oil हमें import नहीं करना पड़ेगा अगर हम बायोफ्यूल ज़्यादा यूज़ करते हैं. अगर हम पेट्रोल और डीजल जैसी फ्यूल्स की जगह अगर हम इथेनॉल और बायोडीजल यूज़ करने लग जाएंगे तो इससे जो हम बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज को सऊदी अरेबिया और दूसरी कंट्रीज को पे करना पड़ता है हमें, वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात होगी. एंड देन इकोनॉमिक सिमुलेशन, अगर हम बायोफ्यूल का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है फार्मर्स की इनकम में राइज होगा. इसका मतलब है हमें नई इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी उन क्रॉप्स को यूज करके बायोफ्यूल बनवाने के लिए, और इसमें लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा. जो व्हीकल्स बनेंगे नए तरीके, जिनमें हमें नए इंजन्स लगाने पड़ेंगे, जिनको हमें और इको फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, दिस विल ऑल्सो लीड टू मच मोर इनोवेशन एंड मच मोर जॉब एम्प्लॉयमेंट, जॉब जनरेशन. तो ये सारे इंपॉर्टेंट फायदे हो सकते हैं इंडिया में बायोफ्यूल को अपनाने के. ये आपको ध्यान रखना है. और आपको ये भी ध्यान रखना है कि चैलेंजेस क्या है. सबसे बड़ा चैलेंज है एफिशिएंसी. फॉसिल फ्यूल्स के कंपैरिजन में बायोफ्यूल्स कितने एफिशिएंट हो पाएंगे, इसको भी देखना बाकी है. कॉस्ट की भी बात है, क्योंकि इनिशियल डेज में ऑब्वियसली बायोफ्यूल थोड़ा महंगा रहने वाला है, बिकॉज द टेक्नोलॉजी दैट वी यूज फॉर मेकिंग दीज बायोफ्यूल्स ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, अभी बहुत कॉमन टेक्नोलॉजी नहीं है, तो खर्चा भी ज्यादा होने वाला है हमें बायोफ्यूल्स को अडॉप्ट करने में. फूड शॉर्टेजेस, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक रिस्क हो सकता है अगर हम जनरेशन 1 का बायोफ्यूल ही यूज करें. इफ वी यूज जनरेशन 1 बायोफ्यूल्स, तो हम शुगर केन और जो दूसरे हमारी फूड क्रॉप्स हैं उनको यूज करके फ्यूल बनाएंगे, तो इससे हमारी फूड शॉर्टेज का खतरा फ्यूचर में हो सकता है कि अगर बायोफ्यूल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई तो हमारी फूड सिक्योरिटी, फूड डिमांड के ऊपर गलत असर पड़ सकता है. उसका हमें ध्यान रखना होगा. एंड फाइनली वाटर यूज इज ऑल्सो देयर. इंडिया इज अ कंट्री वेयर वाटर रिसोर्सेज आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. हमें पता है इंडिया के बहुत बड़े हिस्से में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, वाटर रिसोर्सेज अच्छे अवेलेबल नहीं है, और अगर हमें बायोफ्यूल बनाना है तो हमें वो क्रॉप्स ग्रो करनी पड़ेंगी जिनकी वाटर डिमांड बहुत हाई है, चाहे वो शुगर केन हो, चाहे वो जात्रोफा हो, चाहे वो दूसरी क्रॉप्स हो विच आर यूज टू मेक बायोफ्यूल्स. ऑल दीज क्रॉप्स दे रिक्वायर अ हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर. सो ये सारे चैलेंजेस का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा. और फाइनली मैं आप लोगों को इंडिया की बायोफ्यूल पॉलिसी, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं. दैट मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट हैज रिलीज द नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी ऑफ 2018. इस पॉलिसी के अंदर सभी बायोफ्यूल्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, बेसिक एंड एडवांस्ड बायोफ्यूल्स. बेसिक बायोफ्यूल्स में हमारा जनरेशन 1 आ रहा है जो कि बायोइथेनॉल, बायोडीजल है, जो कि फूड क्रॉप्स को यूज करके बन सकता है. और एडवांस्ड बायोफ्यूल्स जहां पर हम इथेनॉल, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ड्रॉप इन फ्यूल्स एक्सेट्रा, सेकंड जनरेशन फ्यूल्स, थर्ड जनरेशन फ्यूल्स, इनको यूज करने वाले हैं, वो हमारे एडवांस्ड बायोफ्यूल्स है. और इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी में बोला है कि हम धीरे धीरे करके फर्स्ट जनरेशन और उसके बाद सब्सिक्वेंट जनरेशन को इंडिया में डेवलप करेंगे. एंड देन नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी की स्थापना की जाएगी इंडिया में टू मेक श्योर कि अगर कभी सरप्लस फूड ग्रेन्स इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं, ये बायोफ्यूल पॉलिसी में स्कोप दिया गया है कि फॉर एग्जांपल इफ इन एनी ईयर देयर इज सरप्लस फूड प्रोडक्शन, तो हम सरप्लस फूड ग्रेन्स को बायोफ्यूल की कंस्ट्रक्शन में, बायोफ्यूल की मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर सकते हैं. ठीक है. इसी के साथ दिस पॉलिसी एक्सपैंड्स द स्कोप फॉर रॉ मटेरियल टू बी यूज्ड by allowing the use of sugarcane juice, by allowing the use of sugar beet, sweet sorghum, starch containing material like corn, damaged food grains unfit for human consumption for ethanol production. तो ये चीज एक ध्यान रखिए, इंडिया में अभी 2018 से पहले फूड क्रॉप्स को यूज करने की अभी इजाजत नहीं थी बायोफ्यूल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन 2018 की बायोफ्यूल्स में पॉलिसी में ऐसा बोला गया है कि अगर हम चाहें तो किसी भी साल में जो डैमेज फूड ग्रेन्स होती हैं, जो रॉटन फूड ग्रेन्स होती हैं, जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है, उनको यूज करके आप बना सकते हो बायोफ्यूल्स. सिमिलरली शुगर केन जूस को अलाउ कर दिया गया है, बायोफ्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जा सकता है. सिमिलरली नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे बनती है, इसके पास प्रपोजल जाते हैं कि क्या हम सरप्लस फूड ग्रेन्स को यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, और उसके ऊपर ये कमेटी जो है डिसीजन लेती है. सिमिलरली गवर्नमेंट वायबिलिटी गैप फंडिंग भी देती है. इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप 2G बायो इथेनॉल रिफाइनरी, सेकेंड जनरेशन इथेनॉल की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली रिफाइनरी अगर आप सेटअप करना चाहते हैं, देन गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू अ सब्सिडी इन फॉर्म ऑफ एन
इंटरेस्ट ऑन योर लोन। अगर आप लोन उठाते हैं किसी भी बैंक से उसमें रिफाइनरी को सेटअप करने के लिए, तो उस पर कुछ इंटरेस्ट सब्सिडी आपको मिलने वाली है। इसी के साथ गवर्नमेंट जो है वो 6 ईयर्स इन एडिशन टू एडिशनल टैक्स इंसेंटिव्स, 6 साल के लिए आपको बहुत सारे टैक्स इंसेंटिव्स और टैक्स बेनिफिट्स भी देने जा रही है। दिस हैज जस्ट बीन डन कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल को प्रोड्यूस करने वाली रिफाइनरीज भी इंडिया के अंदर सेटअप करें। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद अब आइए कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ बायोफ्यूल्स। एक एक करके क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, biofuels are fuels extracted from plants and crops. The cultivation of these biofuel crops has various advantages which include what? हमें बायोफ्यूल से क्या क्या फायदे हैं, ये फायदे यहां पर बेसिकली पूछे गए हैं। पहला फायदा, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी। अगर हम बायोफ्यूल क्रॉप्स को ज्यादा ग्रो करते हैं तो एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट, रिड्यूस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का कम यूज करना पड़ेगा। और थर्ड स्टेटमेंट, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बायोफ्यूल क्रॉप्स का ये एक फायदा है कि वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। अब यहां पर देखो, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी इंक्रीज नहीं होगी अगर हम कल्टीवेशन ऑफ बायोफ्यूल्स करते हैं, कम चांसेस हैं इसके। क्यों? इसलिए क्योंकि मोस्टली जो क्रॉप्स हम बायोफ्यूल्स को बनाने के लिए ग्रो करेंगे, ये क्रॉप्स का नंबर लिमिटेड है, बहुत ज्यादा ऐसी क्रॉप्स नहीं है जिनको हम बायोफ्यूल्स के लिए यूज कर सकते हैं। और करंटली वी नो दैट इंडियाज एग्रीकल्चरल सिस्टम इज डोमिनेटेड बाय राइस एंड व्हीट, राइट। और कुछ रीजन्स में शुगर केन इस ट्रायंगल का पार्ट बनता है। अगर हम बायोफ्यूल क्रॉप्स को ज्यादा ग्रो करने लगेंगे तो इससे एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी पे खतरा मंडरा सकता है। वो फार्मर्स जो कि अभी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, पल्सेस को ग्रो करते हैं, ऑयल सीड्स को ग्रो करते हैं, वो उन क्रॉप्स को हटा करके क्या ग्रो करने लग जाएंगे? ऐसी क्रॉप्स जो बायोफ्यूल्स बनाने के काम आती हैं। सो देयर माइट बी ए चांस दैट एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी माइट डिक्रीज। ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स अच्छे प्रॉफिट के और अच्छे रिटर्न के चक्कर में ऐसी क्रॉप्स ग्रो करेंगे जो सिर्फ बायोफ्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम आती हैं। तो ये हमारी डाइवर्सिटी को थोड़ा सा कम कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद रिड्यूस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये बिल्कुल गलत है। फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज होगा बायोफ्यूल क्रॉप को ग्रो करने के लिए, तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, फर्स्ट वन इज ऑल्सो रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 3 ओनली। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 3 ओनली, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकंड बोथ द टर्म्स आर नॉट द बेनिफिट्स ऑफ द बायोफ्यूल क्रॉप्स, राइट। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहां पर आइडेंटिफाई करनी है। स्टेटमेंट 1 सेज मेज कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टार्च। मेज या कॉर्न को यूज करके हम स्टार्च बना सकते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। स्टार्च जो है वो मेन कंपोनेंट होता है किसी भी कॉर्न या मेज के प्लांट का। हम जैसे देखते हैं कि पॉपकॉर्न बनता है जहां पर हम मेज या कॉर्न को माइक्रोवेव के अंदर या हीट जब करते हैं तो वो बर्स्ट हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है। एंड द व्हाइट मटेरियल दैट इज देयर व्हिच एक्सपैंड्स, दैट व्हाइट मटेरियल इज नथिंग बट स्टार्च, राइट। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज कैन बी फीडस्टॉक फॉर बायोडीजल। कि जो मेज से तेल निकल रहा है, कॉर्न का जो ऑयल निकलता है, उससे हम बायोडीजल बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंड थर्ड स्टेटमेंट सेज अल्कोहलिक बेवरेजेस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग मेज। कॉर्न को यूज करके हम अल्कोहलिक बेवरेज बना सकते हैं। तो आप यहां पर बहुत ध्यान से देखिए, किसी भी बायोफ्यूल की जब हम यहां पर बात करते हैं, मोस्ट कॉमन बायोफ्यूल्स विच आर देयर, दीज आर इथेनॉल एंड मिथेनॉल। एंड बोथ इथेनॉल एंड मिथेनॉल दे आर अ काइंड ऑफ अल्कोहल। तो यस, अल्कोहल जो बनती है उसमें भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज होता है। और अल्कोहलिक बेवरेज हम हर उस प्लांट से बना सकते हैं जिस प्लांट से बायोफ्यूल बन सकता है। वैसे वर्षा भी ट्रू है, अगर किसी प्लांट से बायोफ्यूल बन सकता है तो उससे अल्कोहल बन सकती है, और अगर किसी प्लांट से अल्कोहल बन सकता है तो उससे बायोफ्यूल भी बन सकता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। ऑल द 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइटेड एज एडवांटेजेस ऑफ बायोगैस। कि बायोगैस के कुछ फायदों में से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट वन सेज waste left in the biogas plant acts as a good fertilizer because of the significant presence of nitrogen and phosphorus। कि जब हम बायोगैस प्लांट यूज करते हैं तो वहां पे जो भी ऑर्गेनिक मैटर हम डालते हैं, उस ऑर्गेनिक मैटर से बायोगैस गेट प्रोड्यूस्ड। ऑल द कार्बन एंड हाइड्रोजन दैट इज प्रेजेंट, जितना भी कार्बन और हाइड्रोजन उस ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर, उस कीचड़ के अंदर, वो जो भी आपने ट्रैश डाला है उसके अंदर होता है, वो सारा कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठा होकर के मीथेन की फॉर्म में या दूसरे कार्बोहाइड्रेट गैस की फॉर्म में हमें बायोगैस में मिलता है। जो बची हुई इंप्यूरिटीज हैं, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो नाइट्रोजन है, चाहे वो फॉस्फोरस है, चाहे वो सल्फर है, ऑल दीज इंप्यूरिटीज दे आर लेफ्ट बिहाइंड इन द बायोगैस प्लांट, और उसको हम फर्टिलाइजर की तरह, मैन्योर की तरह यूज कर सकते हैं, राइट। सो दिस वेस्ट विच इज लेफ्ट इन बायोगैस प्लांट, इट इज अ वेरी गुड फर्टिलाइजर, क्योंकि यहां पर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की अच्छी मात्रा होती है, जैसे नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, बायोगैस कैन बी यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस सच एज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग एंड कुकिंग फूड। कि हम अलग अलग कामों के लिए यूज कर सकते हैं बायोगैस को।
बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, यस। अगर हम उस बायोगैस को बर्न करके जनरेटर में डालेंगे तो यस, जनरेटर रन करेगा और उससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइटिंग, बायोगैस को बर्न करके रोशनी पैदा हो सकती है, कुकिंग कर सकते हैं हम लोग। तो हीट, light and electricity, all these three forms of energy can be produced by burning the biogas. So correct answer is option C, both the statements are correct. अब हम फोर्थ क्वेश्चन को जाते जाते देखते हैं। इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स, बट व्हाट इज और आर द लाइकली लिमिटेशंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन प्रमोटिंग दिस इंडस्ट्री। कि हम ये पॉसिबल है कि एल्गी से बायोफ्यूल की मैन्युफैक्चरिंग कर लें, लेकिन क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने में। जैसे इंडिया की ही अगर हम बात करें, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, व्हाट चैलेंजेस, व्हाट लिमिटेशंस इंडिया इज फेसिंग फॉर एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स। क्या हमें चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज, प्रमोशन ऑफ एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स इज पॉसिबल इन सीज ओनली एंड नॉट ऑन कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स के ऊपर हम एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स नहीं बना पाएंगे, हमें सीज की जरूरत होगी, ओशंस की जरूरत होगी। लेकिन ये बात गलत है, हमें कोई भी एक्वेटिक वाटर बॉडी, चाहे वो फ्रेश वाटर हो चाहे वो सॉल्ट वाटर हो, उस पर हम एल्गी ग्रो कर सकते हैं। तो रिवर्स एंड लेक्स के ऊपर भी वी कैन यूज दी वी कैन ग्रो दी एल्गी कल्चर्स एंड देयरफॉर वी कैन प्रोड्यूस एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स ऑन कॉन्टिनेंट्स ऑल्सो। तो हमारी पहली स्टेटमेंट यहां पर गलत होनी चाहिए, पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है। आगे बढ़े, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेटिंग अप एंड इंजीनियरिंग द एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी अंटिल द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। कि जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होती है, हमें हाई लेवल की एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होगी अगर हमें एल्गी से बायोफ्यूल बनाना है। एंड थर्ड स्टेटमेंट सेज economically viable production necessitates the setting up of large scale facilities which may raise ecological and social concerns। कि अगर हमें इस एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स को प्रॉफिटेबल बनाना है तो हमें एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर एल्गी की फार्मिंग करनी पड़ेगी और उससे बायोफ्यूल बनाना होगा, और इससे इकोलॉजिकल या सोशल कंसर्न्स और दूसरे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो हैं जनरेट हो सकते हैं। बोथ द सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर एंड आर करेक्ट आंसर हैज टू बी ऑप्शन बी। राइट, करेक्ट आंसर हैज टू बी ऑप्शन बी, दैट सेकंड एंड थर्ड बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्योंकि देखिए, अगर हम एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन उसको सेटअप करते हैं तो हमें हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल जरूरत होगी, क्योंकि इनिशियली सेटअप करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए होगा। एंड इफ वी सेटअप लार्ज स्केल फैसिलिटीज, उससे हमें इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की जो है शिकायतें हो सकती हैं। आसपास के जो लोकल लोग हैं वो उसके प्रति जो है उसके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसके प्रति जो है शायद उसको पसंद ना करें कि आप यहाँ पर एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स ग्रो कर रहे हैं। तो सोशल कंसर्न्स एंड इकोलॉजिकल कंसर्न्स ये तो जनरेट हो सकते हैं। सो देयरफॉर सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स हियर आर एब्सोल्युटली करेक्ट एंड करेक्ट आंसर is option B in this particular part, right? Next, and the last question of today's session, this question is about national policy on biofuels of 2018। पहला स्टेटमेंट यहां पर कह रहा है कि पॉलिसी अलाउज कन्वर्जन ऑफ फूड ग्रेन्स टू इथेनॉल व्हेन देयर इज अ 50% ओवर सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स बीइंग प्रोजेक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ये कहता है कि हमारे पास 50% ओवर सप्लाई है फूड ग्रेन्स की, तो हम अब उससे इथेनॉल बना सकते हैं इस पॉलिसी के अनुसार। सेकंड स्टेटमेंट सेज द कन्वर्जन वुड बी बेस्ड ऑन द अप्रूवल ऑफ नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी। कि ये जो कन्वर्जन होगा इसकी परमिशन हमें नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी से लेनी पड़ेगी। बट हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ओनली, ओनली द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि 50% ओवर सप्लाई होगा फूड ग्रेन्स का तो हम उसे इथेनॉल बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। एक्चुअली नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी इज द फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी, और यही डिसाइड करती है कि किसी भी ग्रेन का कितना भी ओवर सप्लाई हो उससे इथेनॉल या बायोफ्यूल बनेगा या नहीं बनेगा। दिस विल बी डिसाइडेड बाय नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी, राइट? सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज स्थापना सेशन माय फ्रेंड्स, वेयर वी टॉक्ड अबाउट द टॉपिक ऑफ बायोफ्यूल्स, इट्स एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस, एज वेल एज कितने टाइप के बायोफ्यूल्स हैं इनको भी हमने यहां पर स्टडी किया है, और हमने उसके बाद कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ बायोफ्यूल्स। नाउ दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस स्थापना सेशन। इसी तरीके से हमारे साथ हर सुबह 10 बजे आप जुड़ते रहिए और इन इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स को हमारे साथ डिस्कस करते रहिए। तब तक के लिए कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग। जय हिंद एंड जय भारत।